हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज सुबह हम लोग लेकर के आए हैं आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो यहाँ मैंने तथ्यों को संकलित किया हुआ है और ये जितने भी फैक्ट्स आपके लिए लेके आया हूँ ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, इसलिए वीडियो आप पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं मैं उन पर अंडरलाइन करूँगा, उनको इंडिकेट करूँगा और आप चाहें तो पूरा सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो इसका मैं पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जानेंगे उत्तर प्रदेश के परिचय से संबंधित बातें। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। लेकिन कैसे? उत्तर प्रदेश के नाम से। उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2018 से इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा की गई थी। राजधानी आपको पता ही है, जिले कितने हैं वो भी पता है। मंडल आप याद रख सकते हैं, 18 मंडल हैं जिन्हें संभाग भी बोला जाता है और अंतिम वाला मंडल था अलीगढ़। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता भी पूछा जा सकता है। जनगणना में 67.68% साक्षरता है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। ठीक है। लोकसभा सदस्यों की बात करेंगे तो 80 सीटें हैं। राज्यसभा सदस्यों की बात करेंगे तो 31 सीटों पर राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज। और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। राज्य की भाषा हिंदी है। 1989 से उर्दू को भी बना दिया गया द्वितीय राजकीय भाषा। राजकीय खेल हॉकी है। विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद भी है। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों का गठन जुलाई 1937 में किया गया था। इस बात को भी अब याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिनके बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो राज्य की भाषा आपको पता है हिंदी है और द्वितीय राज्य की भाषा कौन सी है? उर्दू। उत्तर प्रदेश दिवस जैसा कि मैंने पहले ही बताया 24 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई थी मनाने की और प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसके पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। राजकीय चिन्ह में आप देखते हैं किस तरीके का लोगो बनाया रहता है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है, दोनों तरफ मछलियाँ रहती हैं और ये तीर धनुष बनाया रहता है। अगर राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंघा है दोस्तों। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो पलाश का फूल आपने देखा होगा, ये पलाश का फूल देखिए बना हुआ है। राजकीय पक्षी सारस या कांच, जो कि इस समय संकटग्रस्त एक पक्षी है, दिखाई कम देता है, इसके संरक्षण की जरूरत है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक पता होगा सभी को। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उनके बारे में। कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? देखिए यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है भारत के साथ में। और यहाँ 2001 की जनगणना 2011 की जनगणना दोनों को एक साथ देखा गया है। तो यहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है 2011 की जनगणना में और यहाँ से पूछा जा सकता है। खासकर यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में यहाँ से भी तुलनात्मक अध्ययन करता है कि 2001 में कितनी थी। तो कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं जिनको मैं इंडिकेट करूँगा। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 19,98,12,341 और देश में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो इसको भी आप जानते रहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, सभी को पता होगा। पुरुष जनसंख्या आप देख सकते हैं। इसके अलावा महिला जनसंख्या भी आप देख सकते हैं। 10 की वृद्धि दर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप याद कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.2% और ये इसके हिसाब से 14वां स्थान रखता है भारत में उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। कितना है? 829। तो इस पॉइंट्स को भी आप नोट कर रखिए। और नवा है ये जनसंख्या जनघनत्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इसके बाद लिंगानुपात भी इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात 2001 में 898। यहाँ आप देखते हैं, आपको ये वाला डाटा याद रखना है। 912 कितना है? 912। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है? 902। थोड़ा सा इसमें एक जैसा दिखता है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। ये आप देखेंगे लिंगानुपात पूरा वयस्कों की बात करेंगे तो 912 और जब हम 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की बात करेंगे तो 902। ठीक है। 902 बच्चियाँ कितने बच्चों में?
1000 बच्चों में। तो ये भी कई बार से ये इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात भी बात की जाती है। साक्षरता आपको याद रखनी है 67.7% है। पुरुष साक्षरता 77.3%, महिला साक्षरता 57.2%। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको जनगणना के संबंधित याद रखने हैं। अगला हम देखते हैं राज्य में प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो प्रथम महिला राज्यपाल आपको पता ही होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है ना। दलित में मायावती जी हैं। कम में अखिलेश यादव हैं, कम उम्र के मुख्यमंत्री। इसके अलावा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये पूछा जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको आप याद रख सकते हैं। प्रथम विधान परिषद सभापति थे चंद्रभाल। प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर खान। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, ये भारतीय थे। और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष किसको चुना गया है? श्री आत्माराम गोविंद खेर को, केसरीनाथ त्रिपाठी को 3 बार इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इनको याद रख सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है बागपत जिला। बागपत जिला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला ये है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। मतलब यहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति रहती है। मतलब SC और ST कैटेगरी के लोग बागपत में सबसे कम मिलेंगे। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सोनभद्र में मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाजियाबाद की बात करेंगे तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखिए। गाजियाबाद यहाँ पर लगा हुआ है, हरियाणा बॉर्डर में, दिल्ली के पास में, दिल्ली से सटा हुआ है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी गाजियाबाद है। गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे जिसे नोएडा भी बोला जाता है, ये भी दिल्ली से लगा हुआ है और हरियाणा से भी बॉर्डर बनाता है। इसका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला भी कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। कानपुर नगर की बात करेंगे तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला, मतलब 10 साल में सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि किस जिले में हुई है? कानपुर नगर में हुई है। इधर हम देख लेते हैं सीतापुर की तरफ, तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, मतलब सबसे ज़्यादा SC कैटेगरी के लोग कहाँ रहते हैं? सीतापुर में रहते हैं। श्रावस्ती की बात करेंगे तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला ये है, मतलब सबसे कम साक्षर लोग कहाँ पर हैं? श्रावस्ती। जब साक्षरता न्यूनतम की बात करेंगे तो महिला हो पुरुष हो, ये हमेशा श्रावस्ती ही आएगा। न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला भी है, अर्थात ये ग्रामीण ज़्यादा है, नगरी कम है। बलरामपुर किस लिए इंपॉर्टेंट है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप नोट रखिए। बलरामपुर में 0 से 6 वर्ग के जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। इसके बाद कुछ और जिलों के बारे में देखते हैं। जैसे महोबा की बात करें तो महोबा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। सॉरी, वो तो कानपुर है। महोबा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ देखिए, ठीक है। ललितपुर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। तो ये कुछ जिले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौशाम्बी की बात करेंगे तो कौशाम्बी आपका स्थित है इलाहाबाद के पास में। देखिए यहाँ पर ये कौशाम्बी है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला। अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर हम पूछेंगे कि SC कैटेगरी के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं तो सीतापुर होगा। लेकिन अगर पूछा जाए परसेंटेज के अकॉर्डिंग SC कैटेगरी के लोग उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करते हैं, तो फिर आंसर क्या होगा? कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद से बॉर्डर बनाता है। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है और सबसे अधिक यहाँ पर सीटें भी हैं। विधानसभा की 12 सीटें हैं यहाँ पर। ओके। जौनपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, अर्थात यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। सोनभद्र की बात करेंगे तो प्रतिशत व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। दोस्तों, इसी तरीके का सेंसस से अर्थात जनगणना से संबंधित वीडियो मैं एक बार बना चुका हूँ, वहाँ आप एक बार देख सकते हैं, तो काफ़ी वो आपके लिए फ़ायदा कर सकता है। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे अतरंजी खेड़ा। ये दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं पूरा मतलब प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास में जब हम बात करते हैं पाषाण काल की, उस समय की सारी बातें हैं। अतरंजी खेड़ा जो है वो एटा उत्तर प्रदेश में ही है। गैरिक मृदुभांडु यहाँ पर पाए जाते हैं और गुप्त युग से संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर पाई गई हैं। कहाँ पर? अतरंजी खेड़ा में। और दोस्तों यहीं से ही, अतरंजी खेड़ा से ही ये माना जाता है कि सबसे पहले जो लोहा है ना, उसके प्रयोग की शुरुआत की गई थी। अहिछत्र का जो इलाका है वो बरेली आता है। यहाँ वर्तमान का रामनगर जो महाजनपद युग का गुप्त काल से संबंधित है, ये है अहिछत्र। आलमगीरपुर जब हम लोग पढ़ते हैं, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, सुतकांगेडोर, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ आती है, तो ये मेरठ में है। और ये सैंधव सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक जगह है, और कहाँ पर है? मेरठ में। नीचे देखते हैं कानिकुंज। वर्तमान का जो कन्नौज है उससे पहले कानिकुंज बोलते थे, और यहाँ पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मोहम्मद गौरी से ये जिला जो है वो रिलेटेड है। आगे देखते हैं
कपिलवस्तु की बात करेंगे तो ये सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। वर्तमान का जो पिपहरवा जगह है वो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है ये कपिलवस्तु, ठीक है। तो सिद्धार्थ नगर जिला जो कि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। काम्पिल की बात करेंगे, बदायूं फर्रुखा के बाद गंगा के तट पर स्थित है। द्रौपदी का जो स्वयंवर है यहीं पर हुआ था, और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली भी काम्पिल को माना जाता है। कुशीनगर में आपको पता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, वर्तमान का कसिया भी बोलते हैं इसको। कौशाम्बी इलाहाबाद भगवान बुद्ध की कार्यस्थली इसको माना जाता है। कड़ाग इलाहाबाद की बात करेंगे तो यहाँ मलकुदास की जन्मस्थली है। कालिंजर बांदा कालिंजर का किला है। शेरशाह सूरी की मृत्यु स्थल भी कालिंजर में ही है, मतलब इनकी समाधि जो है वो कालिंजर में बनी हुई है। कालपी जालौन में पड़ता है, यमुना के तट पर स्थित है। चंदेल राजाओं तथा अकबर और बीरबल से संबंधित ये है, मतलब कालपी के ही क्यों कौन थे, बीरबल थे। इसके बाद चंदावर की को देखेंगे तो चंदावर के जयचंद को मोहम्मद गौरी ने यहीं पर पराजित किया था चंदावर के युद्ध में। ओके, चुनार जो है मिर्जापुर में पड़ता है, और झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि है, यह भी आपको पता होगा। बांसखेड़ा शाहजहाँपुर में है, गंगा नदी तट पर स्थित है, हर्षवर्धन से रिलेटेड है ये। बदायूं दिल्ली सल्तनत काल का महत्वपूर्ण नगर था, और बदायूं एक उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे अधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है। महोबा को देखेंगे तो चंदेल राजपूतों की राजधानी रही है। अलाउद्दीन की जन्मभूमि महोबा है। आप महोबा जाएंगे तो आपको अलाउद्दीन की बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। सराय नहर राय, ये इंपॉर्टेंट है। सराय नहर राय प्रतापगढ़ में पड़ता है, ये मध्य पाषाण युग से संबंधित है, यहाँ से स्तंभ गर्त मिले हुए हैं। श्रावस्ती को सहेत महत कहते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध की ये प्रिय नगरी थी। काफ़ी समय, सबसे ज़्यादा समय जो है वो इसी श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने बिताए थे। संकिसा जिसे फर्रुखाबाद भी बोलते हैं, ये महाजनपद युग में पांचाल जनपद का प्रमुख एक नगर हुआ करता था। सारनाथ पता ही होगा आपको, यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश की शुरुआत ही सारनाथ से होती है, वाराणसी के पास स्थित है, और सारनाथ का स्तंभ भी है। ओके, आगे सहोगौरा गोरखपुर में है, ये देख सकते हैं। सिकंदरा में अकबर की समाधि है। हड़प्पा युग से संबंधित हुलास है, सहारनपुर में स्थित है। हुलास खेड़ा लखनऊ में है, ठीक है। ये कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा के अवशेष मिलते हैं, और ये गुप्त युग से संबंधित है, क्योंकि कार्तिकेय की पूजा गुप्त वंश के राजा करते थे। काशी अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। यही बनारस, ये वरुणा और अश्विनी नदियों के संगम पर स्थित है। बिसरा ग्रेटर नोएडा में है, यह रावण का पैतृक गांव था ऐसा माना जाता है, और श्रीलंका का सम्राट बनने से पहले रावण का जीवन यहीं व्यतीत किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट, ये आपकी जानकारी के हिसाब से है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU भी बोलते हैं, वाराणसी में है। इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, कब हुई थी? 4 फरवरी 1916 को। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था इसकी स्थापना। शिलान्यास के समय तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड हॉर्डिंग, इन्होंने शिलान्यास किया था। ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। देखिए वर्तमान में ये 1 अप्रैल 1916 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे सेकंड नंबर का जो केंद्रीय विद्यालय है वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और ये कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी 1877 में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से की थी इसकी, लेकिन बाद में इसका नाम ये पड़ता है। 1920 में केंद्रीय विद्यालय बना, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1920 में बना, जबकि इसकी स्थापना 1877 में की गई थी। अगला केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, इसको राजीव गांधी के द्वारा बनवाया गया था। ओके, आगे देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में, इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1887 में। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले किसकी हुई थी। देखिए ये 1877 में है, ये 1887 में है, और BHU की बात करेंगे तो 1916। अब देखिए 1877 और 1887 इन दोनों में से सबसे पहले किसकी हुई? अलीगढ़ की। लेकिन यहाँ पर हाँ 2005 से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया था, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है प्रयागराज, जहाँ पर इसको 1887 दिया गया है, ये 1887 की जगह पर आप 1886 कर लीजिए, और ठीक है। आगे देखते हैं राजीव गांधी, और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन या सबसे पहला सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की बात करेंगे, रायबरेली में स्थित है। लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 2014 में की गई थी। एक चीज़ याद रखिए, ये कृषि से संबंधित है ये वाला, और ये 5वां जो है वो आपका विमानन से संबंधित है। तो अगर आप पूछे आपसे कि सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने उत्तर प्रदेश में, तो सामान्य 4 हैं, बाकी किसी विशेष चीज़ से ये रिलेटेड है। आगे देखते हैं। प्रदेश के कुछ खनन क्षेत्र हैं जहाँ से कुछ खनिज तत्व निकाले जाते हैं, जैसे कि चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र है, यहाँ से कोयला सिंगरौली आपको पता ही होगा। यहाँ बॉक्साइट को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट यहाँ टा होना चाहिए।
ये बांदा, चंदौली, सोनभद्र। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा। जिप्सम हमीरपुर और झांसी। सोना जो है शारदा एवं रामगंगा की नदियों में मिलता है। यूरेनियम की बात करेंगे तो ललितपुर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पायराइट्स जो है वो मिर्ज़ापुर में है। चाइना क्ले, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, चीनी मिट्टी कहाँ से निकलती है? सोनभद्र से निकलती है। हीरा जो है बांदा एवं मिर्ज़ापुर में। संगमरमर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो खनिज तत्व हैं वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हैं और ललितपुर। ये 3 जिले आपको याद रखने हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का मारने के लिए आप इन 3 जिलों में ही मारिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिलखड़ी झांसी हमीरपुर में है, एंडोलसाइट मिर्ज़ापुर में है। तो ये कुछ खनिज तत्व हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तांबा देख लीजिए, तांबा ललितपुर से निकलता है। तांबा और यूरेनियम ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ललितपुर। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। रिहंद जल विद्युत परियोजना, रिहंद नदी पिपरी सोनभद्र में है। ओबरा जल विद्युत परियोजना, रिहंद नदी ओबरा में है। माता टीला बांध कई बार पूछा गया है, बेतवा में है। परीक्षा जल विद्युत बेतवा में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है, कृत्रिम झील है, पिपरी सोनभद्र में है। इस पर बांध भी बनाया गया है, परियोजना भी स्थापित की गई है, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत भी है और ओबरा जल विद्युत भी है। टांडा ताप विद्युत, टांडा अम्बेडकर नगर में। परीक्षा ताप विद्युत केंद्र, परीक्षा झांसी में है, ठीक है। तो ये आप नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना, एक ही ऐसा परमाणु शक्ति परियोजना है जो कि कहाँ पर है? नरोरा बुलंदशहर में है। तो ये कुछ विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। अगला है हुनर हाट, करंट अफेयर्स रिलेटेड है। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के अंतर्गत किया जाता है। उस्ताद योजना, तो ये याद रखिए, उस्ताद योजना किससे रिलेटेड है? हुनर हाट से रिलेटेड है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पूरे भारत भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत हुनर है, तरह तरह के हुनर है उनके पास, लेकिन उनको कोई एक मार्केट नहीं मिल पाता है, उनकी वैल्यू नहीं होती है। और इसी तरीके से लोगों के अंदर का जो हुनर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे। तो ये हुनर ख़त्म ना हो, इसके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने उस्ताद योजना को लागू किया हुआ है। इसके तहत क्या होता है कि हर वर्ष एक हुनर हाट मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर ऐसी वस्तुएं बना करके लोग प्रदर्शित करते हैं जो इन्होंने खुद उनको निर्मित किया हुआ। तो 1 से 10 नवंबर 2019 को हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश में किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2019 में इसकी थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये आप याद रखिए हुनर हाट क्या है। अगला देखते हैं, हथनी कुंड बैराज, इसे अब नया तांजेवाला बैराज भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये 5 राज्यों में जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 1872 में सहारनपुर के निकट यमुना नदी पर किया गया था। तो हथनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नगरों की उपमाएं कुछ हैं, मतलब किस नगर को किस नाम से जाना जाता है? अमरूद नगरी प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज, गोरखाधाम गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर। तो ये चर्म नगरी पीठा नगर आगरा, घाटों का नगर वाराणसी, क्रांति नगर, यहाँ से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। सुरमा नगर बरेली, नवाबों का शहर लखनऊ, आम की नगरी। तो इस तरीके से देखिए दिए इधर इस तरफ भी दिए हुए हैं, तो आप याद रख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। पीतल नगरी कई बार पूछा गया है, पीतल नगरी मुरादाबाद। बांस बरेली में बरेली है। खुशबुओं का नगर कन्नौज, जहाँ इत्र बनता है, तो याद रख सकते हैं। मंगल पांडे के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नागवा गांव में हुआ था, ठीक है। भारत की आज़ादी की प्रथम लड़ाई 1857 के विद्रोह के रूप में पांडे से हुई। इन्होंने जब गाय और सुअर की युक्त जो चर्बी वाले कारतूस लेने से मना कर दिया था, इसके बाद गोली भी चला दी थी, और ये बैरकपुर में ऐसा किया गया था। और ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। लेफ्टिनेंट बाग व लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूस्टन को गोली मारकर वहीं पर उड़ा दिया था इन्होंने, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में इनको क्या किया गया था? इन पर मुकदमा चलाया गया था। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे, इसलिए मंगल पांडे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो आपकी परीक्षा में आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप इनको एक बार दोबारा वीडियो वापस करके आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा और कमेंट्स करेंगे तो इसका मैं PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, लाल बटन दबा करके। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।